ग्रीटिंग्स टू यू, माय नेम इज यश चौहान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसका जो पर्टिकुलर टॉपिक है रोलिंग मोशन में से, रोटेशनल मोशन में से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज यश चौहान, author of the book Science in 24 Hours, published by the Maharaja Sayajirao University, and I will be your educator and your mentor for this good subject physics। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है समझने में। तो उसके ऊपर हम थोड़ा एक अच्छा सा वीडियो देखेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेसिकली आई एम द फैकल्टी फॉर नीट फिजिक्स। मैं आपको नीट फिजिक्स के लिए गाइड करूंगा। अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पहले, ताकि इस टॉपिक में अपने को कोई डाउट ना रहे। तो MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहाँ पे काम आता है? तो कि भाई रोटेशनल मोशन में काम आता है। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम पार्ट में आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो इन दिस टॉपिक हम 11th क्लास के अंदर क्या क्या समझ रहे थे। तो याद करिए कि 11th में हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स। जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो मैकेनिक्स के दो पार्ट पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो भाई चैप्टर नंबर 3 एंड 4, मोशन इन अ लीनियर लाइन और मोशन इन अ प्लेन, वो दो चैप्टर्स हमने पढ़े। वहां पे हमने पढ़ा मोशन बट विदाउट गोइंग इनटू इट्स causes, then it is called kinematics, and then we have studied NLM, Newton's law of motion। that Newton's law of motion describes the motion, which means हम उस मोशन के कॉज के पास गए कि भाई मोशन हुआ क्यों। तो क्या भाई फोर्स की वजह से हुआ, अगर फोर्स नहीं होता तो मोशन नहीं होता, ये भी हमने समझा। फोर्स नहीं तो बल नहीं, बल नहीं तो गति नहीं, गति नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो क्या नहीं होगा आपका, कुछ भी मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो इन दैट केस लीनियर मोशन में से जो जो फिजिकल क्वांटिटीज थी वो रोटेशनल मोशन में कैसे रिजम्बल करती है, कैसे उसकी एनालॉजी बैठती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो लीनियर मोशन में वी हैव डिस्कस डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या होता है? तो क्या भाई थीटा, थीटा मतलब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फिर वहां पे हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे बन जाएगी वो एंगुलर वेलोसिटी। फिर वहां पे हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, बट टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा में कन्वर्ट होता है। अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो अब तुम्हारे जो एक्सेलरेशन के पार्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, फिर वापस से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में घुसते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं फॉर एनी रोटेशनल मोशन, उसको समझते हैं। तो किसी भी बॉडी को अगर पिवोटेड कर दिया जाए किसी एक एंड से, मोशन कितने टाइप के होते हैं वो आपको आइडिया होगा ही। ट्रांजिशनल मोशन, जल्दी जल्दी मैं आपको 2 मिनट में आइडिया दे देता हूं कि व्हेन अ बॉडी, अब सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए रिजिड बॉडी को समझना जरूरी होता है। तो रिजिड बॉडी की थोड़ी बातचीत करते हैं। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो कि अभी तक जो मैकेनिक्स हमने पढ़ा उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल देखा हुआ है। बट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल क्या होता है? तो कि भाई एक पार्टिकल जब दो चीजें होती हैं, उसका जो डिस्टेंस होता है वो उसके डायमीटर से या फिर रेडियस से अगर डबल ग्रेटर देन है, then we can take that both particles as a point particles or a point object। फिर हम उसके मोशन को अच्छे से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो अब पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट डू अ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो समझाओ भाई कैसे। तो ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि आगे आप एक पॉइंट से समझ लीजिए, अगर वो पॉइंट, जैसे कि मैं इस पेन को घुमाते घुमाते हुए ट्रांजिशनल मोशन करा रहा हूं, फिर भी हमको क्या दिखेगा? फॉर द टॉप व्यू आपको वही दिखेगा कि भाई एक डॉट है जो आगे बढ़ रहा है। विच मीन्स अ डॉट कैन नॉट डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन और कैन नॉट परफॉर्म और कैन नॉट डू रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन कौन कर सकता है? तो कि भाई एनी रिजिड बॉडी अराउंड अस। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी क्या होता है? तो कि भाई एनी बॉडी, इसके अंदर ए और बी दो पार्टिकल को कंसीडर कर लो, और हमेशा वो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए ड्यूरिंग द मोशन, विच इज कॉल्ड रोटेशनल, सॉरी, रिजिड बॉडी। और रोटेशनल मोशन क्या होगा?
तो कि भाई ट्रांजिशनल मोशन सबसे पहले समझते हैं। व्हेन अ बॉडी, जब उसका ए पार्टिकल और बी पार्टिकल जब मोशन करेंगे, इसका अगर हम मोशन कराएं और जो ए पार्टिकल और बी पार्टिकल का डिस्टेंस है वो अगर पैरेलल रहता है तो उसको हम ट्रांजिशनल मोशन कहते हैं। फिर वही चीज अगर उसका डायरेक्शन रहता है पैरेलल, ए बी का डायरेक्शन रहता है पैरेलल, बट वो हो जाते हैं, डायग्राम आपको दिखा देता हूं जल्दी से। डायग्राम में देख सकते हैं आप कि ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो पैरेलल रहता है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल मोशन। बट कौन सा? रेक्टिलिनियर ट्रांजिशनल मोशन। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है। फिर ए बी जो मैंने ये मोशन करके दिखाया उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन, जबकि डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड ए बी इज पैरेलल। ठीक है, ये भी अपने को समझ में आ गया। फिर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, तो कि भाई किसी एक पॉइंट को अगर पिवोटेड कर दो, उसको फिक्स कर दो और इसका मोशन अगेन स्टार्ट करवाओ, तो इसका जो इंटरनल पार्टिकल्स का जो मोशन होगा इन अ सर्कुलर वे, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द ए बी पैरेलल नहीं रहेगा, देन इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। फिर आता है हमारा एक्सेलरेशन का पार्ट, जहां पर हम थे वहां से आगे बढ़ने वाले थे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो कि भाई एक्सेलरेशन की वजह से ही बेसिकली यहाँ पे हम क्यों आए, एक्सेलरेशन का डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों करने की जरूरत पड़ी? बिकॉज जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं तब हमें पता चला कि भाई ओनली टेंजेंटियल पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स द अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसको मैं जरा फटाफट से समझा देता हूं और अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंटिन्यू करते हैं। तो एनी पार्टिकल, एक जो रॉड है आपका, उसको एक पॉइंट से पिवोटेड कर दिया, उसको हमने रोटेशनल मोशन उसका स्टार्ट करा दिया, तो उसके दो एक्सेलरेशन बनते हैं, वन इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड वन इज टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन। दो टाइप के उसके एक्सेलरेशन बनते हैं। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है विच इज अ मस्ट एक्सेलरेशन, कि अगर कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी रॉड रिजिड बॉडी अगर वो सर्कुलर या रोटेशनल मोशन करेगा, दैट मीन्स उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। एसी का फॉर्मूला आप सबको पता है, वी स्क्वायर बाय आर, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, फिर आता है आपका टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन। टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो कि भाई किसी भी बॉडी को अगर गोल गोल घुमाएंगे तो जिस डायरेक्शन में वो छूटेगी और जहां जाएगी, दैट इज योर टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। और टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डीवीटी बाई डी होता है, ये भी हमको पता है। ए नेट ढूंढना है तो रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर से मिल जाएगा। बट इस सवाल का जवाब तो मिला नहीं कि वाई इट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसके बारे में बता देता हूं कि AC इज नॉट प्लेइंग एनी पार्ट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए कौन काम करता है, तो आपका टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन। कैसे, तो कि भाई बचपन में ऐसे मेरी गो राउंड पे हम बैठे हुए हैं गार्डन में, ऐसी सीट्स होती हैं उसमें। अब इस सीट्स पे जब तुम बैठोगे और बाहर से खड़ा हुआ बंदा कोई आपको धक्का देगा, तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में धक्का देगा, तब वो आपकी स्पीड को, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा पाएगा और आपको मजा आएगा। ठीक है, वो सब बातें हैं कि भाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जितना दूर जाओगे उतनी ज्यादा टेंजेंटियल वेलोसिटी दे पाएगा और आपको उतना ही ज्यादा इंजॉयमेंट महसूस होगा उस मेरी गो राउंड के अंदर। फिर अगर उसको तुम्हें रोकना है तो वो क्या करेगा, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो 80 लगाएगा तो तुम्हारा एक्सेलरेशन बढ़ा देगा, स्पीड बढ़ा देगा, और अगर रोकेगा तो तुम्हारी स्पीड कम कर देगा। तो मतलब the only acceleration which is responsible to create your alpha is your AT, मतलब tangential part of your acceleration is the only responsible for accelerating the circular motion और angular velocity और decreasing the angular velocity। ठीक है, इतना जल्दी से क्लियर हो गया। अब जल्दी से जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पास। तो ये सारे जो फॉर्मूला थे वे मैं आपको समझा रहा था कि S इज इक्वल टू आर थीटा, ये था आर्क इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। वहां से हमने आर्क का फॉर्मूला निकाला, रेडियस इंटू थीटा, थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
फिर दूसरा फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वो भी आप सबको पता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। फिर मैंने अभी अभी आपको समझा दिया कि y ओनली टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन का रिलेशन बनेगा आर अल्फा एंड नॉट वी डोंट हैव कंसीडर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हियर। ओके, तो यहाँ तक हमारा फंडा कंप्लीटली परफेक्टली क्लियर है। अब जाते हैं कि भाई व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड कैसे है, तो कि भाई एक एक्सिस दी गई है, उस एक्सिस से आर डिस्टेंस, परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस के ऊपर एक एम मास पड़ा हुआ है। अब उस एम मास के ऊपर, दिस इज योर एक्सिस, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक एम मास पड़ा हुआ है। अब इस एम मास को मैं ऐसे ऐसे फोर्स लगाऊंगा इनसाइड द प्लेन, इसलिए मैंने एक्स बनाया हुआ है। फिजिक्स में क्रॉस इनवर्ड डायरेक्शन दिखाता है और डॉट आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाता है, ये भी आप सबको पता होगा। तो ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एम। अब इस एम को मुझे रोटेशन मोशन कराना है, तो मैं उसको ऐसे फोर्स दूंगा, ठीक है। तो एच फोर्स दिया तो ये चला जाएगा रोटेशनल मोशन के अंदर। फोर्स देते ही उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, पर कौन सा मिलेगा, एटी मिलेगा। देन इफ दिस इज द सिनारियो, if particle of mass m is rotating about an axis at the perpendicular distance r, then we can say that कि उसने m into r square जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो विच इज अबाउट द एक्सिस, उसका डायरेक्शन होता है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे लीनियर मोशन में F इजिकल टू एम आप सबने देखा हुआ है। अब क्या करते हैं, मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कराता हूँ डिस्टेंस r से, तो आर एफ इज इक्वल टू एम ए आर हो जाएगा। आर एफ को कहीं पे देखा हुआ है, टाउ का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ और आर परपेंडिकुलर एफ। तो आर एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं। और एटी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा, अभी अभी हमने डिस्कस किया है आर अल्फा आर। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा टाउ। अब नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। हम सबको पता है कि जैसे लीनियर वेलोसिटी में, सॉरी लीनियर मोशन के टॉपिक में जो काम फोर्स करता है, सर्कुलर मोशन में वही काम अपना टॉर्क करता है। तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन इज योर नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स इज योर टॉर्क। तो ये जो मास है वो तुम्हारा बन गया एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि लीनियर मोशन में जो मास काम करता है वही काम सेम टू सेम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। लेकिन सिचुएशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलती है, तो कि भाई अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस चेंज हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से चेंज। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके बाद और क्या क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में समझने जैसा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनता है वो मैंने आपको परफेक्टली समझा दिया कि भाई फोर्स एंड टॉर्क का यूज करके हमने उसको आसानी से समझ लिया। बट अब क्या करेंगे, जब अगर तुम्हारे एक्सिस के आसपास मोर देन वन पार्टिकल है, m1 m2 m3 at the distance of r1, perpendicular distance r2, perpendicular distance r3 from the axis, r is perpendicular to axis, always perpendicular to axis ही होना चाहिए, then and only then we can find the moment of inertia। अब जब मल्टीपल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आए तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो कि भाई जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, which means I1 प्लस I2 प्लस I3 सबको ऐड करो तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम आपको मिल जाएगी। दिस इज द सिंपल सीन। और अगर इसके यूनिट के बारे में डिस्कशन कर ले कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ले। तो एम का यूनिट होता है किलोग्राम, आर का होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज योर डिस्टेंस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
जल्दी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिवाइज कर लेते हैं। तो कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो कि भाई लीनियर मोशन से अगर रोटेशनल मोशन को कंपेयर करें तो हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का कौन सा कंपोनेंट रोटेशनल एक्सीलरेशन बनाता है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया। फोर्स इज योर टॉर्क हियर and the mass which we have studied in your linear motion which becomes moment of inertia in rotational motion। फिर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देख लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी का रिलेशन देख लिया एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ये दोनों आपको याद होंगे, पर इसमें अगर आपको कुछ याद ना हो तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई ओनली टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन कैन हेल्प्स टू क्रिएट रोटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, वो भी हमने समझ लिया, उसका भी रीजन वगैरह देख लिया। अब इसके ऊपर बातचीत करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे करते हैं। तो कि भाई इफ वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m which is situated at a perpendicular distance r from a axis xx, then if we have to create a rotational motion on that particular particle, we can apply a perpendicular force on that, then it will start moving, start rotating। ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपका पार्टिकल हो गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। डायग्राम में 2D डायग्राम में हम दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने एक्स बनाया हुआ है, वहां डिस्कस किया। एक्स इज द इनवर्ड, प्लेन के अंदर जाता हुआ डायरेक्शन, डॉट मतलब प्लेन से बाहर आने वाला डायरेक्शन, वो हमने परफेक्टली डिस्कस किया। और वो पार्टिकल रोटेटिंग मोशन करना स्टार्ट कर देगा। फॉर दिस कंडीशन the physical quantity which is defined for this rotational motion, which is called moment of inertia, which is defined as I at the about the axis, which is m into r square। उसको हमने अच्छे से डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद अगर मल्टीपल पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने को बोला है तो क्या करेंगे, तो वो भी हमने डिस्कस आउट कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया गया है, इफ वी हैव अ सिस्टम ऑफ 4 masses situated on the vertices of a rectangle और a square, कुछ भी बोल सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the midpoint of the rectangle, मिडल ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। उसका जो लेंथ है वो ए से डिस्क्राइब किया गया है, ब्रेथ है वो बी से डिस्क्राइब किया गया है। तो सिंपल चीज है, जो दिख रहा है वही करना है। तो कि भाई इस एक्सेलरेशन को, सॉरी इस जो साइड का जो टोटल लेंथ है वो ए है, तो a/2 डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, about an axis मोमेंट ऑफ इनर्शिया a/2 डिस्टेंस पे, ये a/2 डिस्टेंस पे, ये भी a/2 डिस्टेंस पे, ये भी a/2 डिस्टेंस पे। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इफ वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मल्टीपल पार्टिकल्स, we have to find the separate moment of inertia for all the particles and simply do the sigma or summation of the given particles moment of inertia, we can find the total moment of inertia of that system। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करनी है तो आपका जो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा विच इज एम आर स्क्वायर, वेयर आर इज a/2 का स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का ma/2 का स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल का अगेन ma/2 का स्क्वायर, चौथे पार्टिकल का अगेन ma/2 का स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दो तो 4ma² 4 ने 4 को मार दिया, हमारे पास जो आंसर आया विच इज ma²। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अंडरस्टैंडिंग अब तक परफेक्टली क्लियर हो जाना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फिजिकल क्वांटिटी सेम एज mass in the linear motion। In the rotational motion we have defined a new physical quantity। अगर मास है, क्यों डिफाइंड करा, उसको आगे जब हम मोशंस पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, तो अच्छे से समझ में आएगा कि भाई एक बात होती है, ओमेगा फॉर एनी सर्कुलर मोशन, अगर एक डिस्क सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कर रही है
तो सारे पार्टिकल्स का जो ओमेगा होगा वो सेम होगा सारी डिस्क के ऊपर। पर क्या सेम नहीं होगा? तो क्या भाई v, क्यों? क्योंकि v का फॉर्मूला है r ओमेगा। अगर v का फॉर्मूला r ओमेगा है विच मीन्स अगर r बड़ा तो v बड़ा। मतलब ओरिजिन से जितना दूर तुम्हारा पॉइंट होगा उतना दूर वेलोसिटी ज्यादा होगी, लीनियर वेलोसिटी उस पॉइंट की। एंगुलर वेलोसिटी को सारे पॉइंट की सेम ही होगी बिकॉज वो कांस्टेंट होगा पूरे पूरे पार्टिकल के लिए, पूरी डिस्क के लिए, बट वेलोसिटी वेरी होती है। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे आगे जा करके तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी का जो हमारा टॉपिक है विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अच्छे से फील लेना है, समझना है, उसके ऊपर थोड़े बहुत सम सॉल्व करने हैं, तब जाके हमारा अंडरस्टैंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का परफेक्टली अच्छा हो जाएगा। तब सेकंड सम हमें दिया गया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड और अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। अब ये जो सिनारियो है उसको मैं तुमको समझाता हूं कि तुम्हारा जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसे है, इसके अंदर से एक्सिस पास होता है। समझ में आ रहा है? परफेक्टली दिख रहा है कि वी हैव अ ट्रायंगल और इसके किसी एक पॉइंट में से जो हमारा एक्सिस है रोटेशन है वो पास हो रहा है। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस AD where AD passes through the one of the mass M is in the place or in the plane of ट्राइंगल। ट्राइंगल तुम्हारा कौन सा दिया हुआ है? तो क्या भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें तो सिंपल है, इक्विलेटरल है तो मतलब सारी साइड L हो जाएगी, सेम साइड हो जाएगी। सबसे पहले जिसके अंदर से तुम्हारा M, फर्स्ट M ऑफ पॉइंट A जहां से तुम्हारा एक्सिस पास कर जा रहा है वहां से तो कोई डिस्टेंस एक्सिस के साथ बन ही नहीं रहा है तुम्हारे मास का, देयर इज नो डिस्टेंस। तो एम आर स्क्वायर में आर इज योर 0। फिर दूसरा एम आर स्क्वायर में तुम्हारा एक्सिस से डिस्टेंस हो जा रहा है बी का एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर। फिर तीसरे पॉइंट सी की अगर बात करें तो उसका डिस्टेंस हमें नहीं पता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे डायग्राम में तुम्हें z बनता हुआ दिख रहा है, z बनता हुआ दिख रहा है, तो ये 60 यहाँ पे आ जाएगा। अब 60 वहां पे आ जाने से क्या होगा, L के जो दो कंपोनेंट बनेंगे, L के जो दो कंपोनेंट बनेंगे, थीटा के पास वाला कंपोनेंट हो जाएगा L cos 60 और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हो जाएगा L sin 60। तो L cos 60, cos 60 का वैल्यू होता है तुम्हारा 1/2। तो L/2 इज योर आंसर फॉर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट C। तो M L/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा ml स्क्वायर प्लस ml/4। इसको ऐड कर दोगे तो 4 + 1 5 ml स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये सेकंड सम भी हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको अलोंग द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही फाइंड करा जाता है। तो इसमें कौन से वेरिएशंस आ सकते हैं? तो इसके जो फर्स्ट सम हमने किया उसमें अगर ऐसा बता दे कि इसको नाम दे दे ABCD का स्क्वायर बना दे, और अगर वो AD में से तुम्हारा एक्सिस पास हो जाएगा तो क्या सिनारियो क्रिएट होगा। अगर मैं एक्सिस पास करा दूं AD में से यहाँ से और पूछूं कि भाई अलोंग दी एक्सिस AD मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई जो A पे जो मास पड़ा है और D पे जो मास पड़ा है वो दोनों मास का एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं बन रहा है, कोई डिस्टेंस नहीं बन रहा है। तो m0 स्क्वायर इसका हो जाएगा m इंटू 0 स्क्वायर, इसका हो जाएगा m इंटू 0 स्क्वायर, बट इसका हो जाएगा ml स्क्वायर ma स्क्वायर बिकॉज एक्सिस से अब डिस्टेंस हो गया a, सी पॉइंट का भी एक्सिस से अब डिस्टेंस हो गया a।
तो ma² प्लस ma² आंसर आ जाएगा आपका 2ma²। अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर, समझ में आ गया कि भाई कैसे निकल रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा पार्टिकल का होगा तो क्या करेंगे, समझ में आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड कैसे होता है वो भी समझ में आ गया कि भाई लीनियर मोशन में कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो सर्कुलर मोशन से रिजेंबल करती है या रोटेशनल मोशन से एनालॉजी बैठती है उसकी। तो एनालॉजी बिठाते बैठाते हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तक समझ लिया। फिर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी बढ़ाने के लिए फोर्स जवाबदार था लीनियर मोशन में, तो यहाँ पे रोटेशनल में टॉर्क जवाबदार है। टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको पता है, वो भी हमने देख लिया। फिर इन सब चीजों को अच्छे से कंपेयर करने पे पता चला कि भाई जो काम मास आपका लीनियर मोशन में करा के दे रहा था वही काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा के दे रहा है रोटेशनल मोशन के अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा और करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, ये भी देख लिया है सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द मासेस, देयर आर मासेस each carries m are kept in xy plane as shown in the figure। इक्विलेटरल ट्राइंगल ही दिया हुआ है, सेम सम जो इसके पहले का था वही सिनारियो है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is passing through one of the masses, it's perpendicular to xy plane। xy प्लेन से परपेंडिकुलर है, सेम टू सेम सम जो मैंने अभी ऊपर में करवाया वही सम, कुछ भी नया इसमें नहीं है। अब xy प्लेन में है तो क्या सीनारियो होगा, क्या सीनारियो होगा xy प्लेन में है तो ये वाला सीनारियो कि यू हैव अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में xy प्लेन में परपेंडिकुलर जा रहा है। तो परपेंडिकुलर देखो तो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों L जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बैठ रहे हैं। अगर इसको नाम दे दो ABC, तो C के अंदर से अगर मैं पास करा दूं आपकी जो एक्सिस है वो, तो सारे के सारे जो डिस्टेंस बैठ रहे हैं वो परपेंडिकुलर ही बैठ रहे हैं। कुछ भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बैठ रहे हैं। तो अगर फाइंड करें m0² प्लस ml² प्लस ml², योर आंसर इज 2ml²। सिंपल एंड सोबर सम आपका खत्म हो चुका है। एक और सम देखते हैं। तो कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि देयर इज एन एक्सिस AD, हर बार क्यों AD नाम देते हो, बस मन होता है तो AD नाम दे देते हैं। देयर आर masses of 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram up to 10 kilograms are kept at a distance of 1 meter from the axis। 2 किलोग्राम का 2 मीटर फ्रॉम दी एक्सिस, 3 किलोग्राम का 3 मीटर फ्रॉम दी एक्सिस एंड 10 किलोग्राम का 10 मीटर फ्रॉम दी एक्सिस। फॉर दिस सिनारियो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी एक्सिस AD, ये अपने को फाइंड करना है। कुछ भी नया नहीं करना है, सेम टू सेम फॉर्मूला जाएगा इसके लिए भी। फॉर फाइंडिंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने तुझे, रिपीट करो मेरे साथ, क्या बताया था मैंने तुझे। तो वही इसके पास जाओ, फॉर्मूला के पास रिपीट करो कि इफ वी हैव मल्टीपल पार्टिकल्स अलोंग द एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा RR, और m1r1² m2r2², we will find the moment of inertia for every single particle and simply we'll do the addition of that particles and we will find the total moment of inertia of that system। तो अच्छे से हमारा यहाँ तक कंटेंट क्लियर होना चाहिए, सब कुछ दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कंटिन्यूअस बॉडी का। अभी तो ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, एक एक ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। अब जब हम कंटिन्यूअस बॉडी, एक रिजिड बॉडी प्रॉपर को पढ़ेंगे
तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, क्या इंटीग्रेशन करेंगे, वो सब देखेंगे। पर वो समझने के लिए यहाँ तक का अंडरस्टैंडिंग में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आगे का कंटेंट समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक का जो आपका है वो क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको 2 बार रिवाइज भी करा दिया। अब इसका जो है सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ कि भाई m1 r1 स्क्वायर, तो 1 इज योर मास 1 का स्क्वायर, 2 इज योर मास 2 का स्क्वायर, 3 इज योर मास इंटू 3 का डिस्टेंस का स्क्वायर, अप टू 10 इज योर मास 10 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दिख रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अप टू 10 का क्यूब, ऐसा कुछ अपने को दिख रहा है। तो भाई व्हाट इज द मेथड, थोड़े मैथमेटिकल टूल्स रिवीजन करने पड़ेंगे भैया। तो भाई समेशन ऑफ n क्यूब इज नथिंग बट द समेशन ऑफ n का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ n कैसे ढूंढते हैं? समेशन ऑफ n का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, n इजिकल टू क्या दिया हुआ है अपने पास 10, 1 से 10 के लिए काम करना है, तो 10 इंटू 10 प्लस वन अपॉन टू का पूरे का स्क्वायर, 11 11 11 into 10 110 upon 2 which means 55, 55 का स्क्वायर 55 इंटू 55, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आएगा 3025 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिजिक्स में यूनिट लिखने पड़ेंगे, पर अगर यू आर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, एमसीक्यू सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा परफेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। थोड़ा बहुत रिवीजन भी हमने देखा कि भाई एंगुलर चीज़ों को लीनियर चीज़ों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया अच्छे से। टाइप्स ऑफ मोशन भी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से मोशन होते हैं। तो कि भाई ट्रांजिशनल मोशन होता है, रेक्टिलिनियर ट्रांजिशनल होता है, कर्विलिनियर ट्रांजिशनल होता है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स क्या होती है, पार्टिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। बिकॉज जब मोशन समझेंगे रोटेशनल या फिर ट्रांजिशनल अच्छे से समझना है, तो वो तो रोटेशनल तो पार्टिकल समझा ही नहीं सकता, तो रिजिड बॉडी ही समझा सकती है। तो रिजिड बॉडी को समझना पड़ेगा। रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन समझा कि भाई ट्रांजिशनल में तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का जो लाइन था वो पैरेलल रहता था, पर रोटेशन के अंदर एक पॉइंट को पिवट करके घुमाओ तो जो दो डिस्टेंस होंगे विच इज नॉट पैरेलल राइट नाउ, विच इज नॉट पैरेलल राइट नाउ। फिर रोलिंग मोशन में क्या होता है, तो रोलिंग में ट्रांजिशनल और रोलिंग को रोटेशनल को मिक्स करके तुम्हारा रोलिंग मोशन बनता है। तो ये भी हमने अच्छे से अभी रिवाइज करा दिया तुमको। ये सब पिछली बातें हैं, फटाफट से बता देता हूँ। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंटेनियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टोटल ए नेट। ये टोटल चीज़ें हम समझ रहे थे, अच्छे से समझ रहे थे। ठीक है, अभी तक तो तुम्हें कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब जल्दी से बता देता हूँ कि भाई इफ़ अ रॉड इज मूविंग इन अ रोटेटिंग मोशन, इफ़ अ रॉड इज मूविंग इन अ रोटेटिंग मोशन, तो क्या होगा, रॉड ऊपर चला जाएगा, रॉड ऊपर चला जाएगा रोटेट करते करते, गोल गोल घूमेगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो कि टेंजेंट की डायरेक्शन में किसी चीज़ को डोरी पे बांध के अगर गोल गोल घुमाओगे और अगर वो चीज़ छूट जाएगी ऐसे जूम 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 से घूमते घूमते किसी एक एंड पे छूट गई, तो किस डायरेक्शन में जाएगी, टेंजेंट के डायरेक्शन में जाएगी, टेंजेंट के डायरेक्शन में जाएगी। वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस बोल के मैंने समझाया कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ आर्क। आर्क मतलब नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, थीटा दिया गया है इधर। तो एस इजिकल टू आर थीटा फॉर्मूला आया हमारे पास। फिर एस इजिकल टू आर थीटा में दोनों तरफ डेरिवेशन लिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी इजिकल टू आर ओमेगा फॉर्मूला मिला हमारे पास। ठीक है, वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है,
नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला रिवाइज कर लो फटाफट से स्क्रीन पर देख के। v इज इक्वल टू ds/dt एंड वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। और जो दूसरी वेलोसिटी है वो कौन सी है? एवरेज वेलोसिटी ΔS/ΔT। ओमेगा तुम्हारा हो गया dθ/dt नॉर्मल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो कि भाई जिस डायरेक्शन में तुम्हारा रोटेशन हो रहा है उस रोटेशन की डायरेक्शन में थंब को सेट करेंगे। मतलब कि ये जो ऐसे घूम रहा है, तुम्हारा जो रॉड है वो ऐसे घूम रहा है, तो रोटेशन में कर्ल करेंगे उंगलियों को। और जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आउटवर्ड दी प्लेन, इसलिए मैंने एक्स बताया हुआ है। ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड दी प्लेन, डॉट बताता उसका मतलब होता है इनवर्ड दी प्लेन। ठीक है, अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका डायरेक्शन हो जाएगा, वो भी हमने देख लिया। फिर ओमेगा इज द सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। और ओमेगा पिवोटेड पॉइंट का क्या हो जाएगा? 0। अब इसको जल्दी से समझा देता हूँ कि इफ बॉडी ऑफ रॉड एम, उसके अंदर पार्टिकल ए और बी दोनों है, उसके बीच का डिस्टेंस ए बी है। अगर इसको मैं रोटेट करवाऊं तो व्हाट इज द एंगल सस्पेंडेड बाय द पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी? बोथ एंगल्स आर सेम, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम तो एंगुलर वेलोसिटी सेम। तो दुनिया के किसी भी सर्कुलर मोशन में जितने भी रॉड के पार्टिकल हैं, वो सारे पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। बट व्हाट विल बी द डिफरेंस? v डिफरेंस हो जाएगा, बिकॉज हमने अभी अभी देखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा ओरिजिन से, उतना टेंजेंटियल वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ये भी हमने देख लिया। फिर मैंने आपको कंपैरिजन करवाया टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ए नेट कैसे ढूंढते हैं वो भी हमने देखा। फिर हमने जल्दी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करते हैं। सारे टॉपिक्स देखे कि भाई लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन कैसे एनालॉजी बैठाता है, वो भी देख लिया। अब इसके बाद जो हमारा कंटेंट है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज जब आएंगी तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे काम करेगा और उसको कैसे हम समझ पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज हम सीखते हैं तो समझना क्या है, कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी कैन बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, उसको लेने के लिए कोई रूल नहीं है। तो वी हैव कंसीडर्ड अ रिजिड बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो हमने उसका शेप ले लिया। अब उसके अंदर 3 पार्टिकल्स ए, बी और सी विथ मास dm we have considered as a mass and we have covered the distance, उसका जो कुछ डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस। अगर इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को, एक छोटे से मास को ले जाओ, उसका इंटीग्रेशन कर दो r² के साथ, तो मिल जाएगा छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और इसको इंटीग्रेट कर दो पूरे बॉडी के ऊपर, देन वी विल गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, अब इसको अच्छे से और समझने के लिए प्रूफिंग के पास ही जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम जब फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए फाइंड करेंगे। इसका रेफरेंस तुम्हें कहाँ मिलेगा, ये पढ़ के तुम्हें क्या फायदा होगा? तो क्या भाई अभी अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से पढ़ते हो कंटिन्यूअस बॉडी का, तो क्लास 12th का जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक है गॉस लॉ का, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसमें थोड़ा समझने में तुम्हें आसानी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो मैं तुम्हें लीनियर मास डेंसिटी सिखाऊंगा, सरफेस मास डेंसिटी सिखाऊंगा, वो डेंसिटीज चैप्टर 1 में उधर भी काम आएगी। वेल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट का सिलेबस तो 11th-12th का है, तो हमारा जो मेथड है एक्चुअली क्या है कि पूरा 11th-12th एक दूसरे से कंपेयर करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर से अगर तुम इसको अच्छे से लीनियर मास डेंसिटी को समझ गए, तो वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
वो सब चीज़ों को समझने में तकलीफ थोड़ी कम होगी, थोड़ा रेफरेंस यहाँ से अगर याद होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन डिमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो क्या भाई रॉड तो वन डिमेंशनल नहीं होती है, आप कहाँ उसको वन डिमेंशनल बता रहे हो? तो क्या भाई ऐसा हमें लेना है। टू डायमेंशनल में क्या होगा? तो क्या भाई रेक्टेंगुलर लेमिना हो जाएगा। वैसा ही थ्री डायमेंशनल में भी होता है। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। टू डायमेंशनल का अगर वक्त रहता है तो मैं इसी वीडियो में ले लूंगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड along the axis passing through its center of mass. The moment of inertia of a uniform rod along the axis passing through its center of mass, which rod's mass is m and length is l. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी पार्टिकल, एनी रिजिड पार्टिकल, एनी कंटिन्यूअस बॉडी का फॉर्मूला तो यहाँ पर है। एक छोटा सा डीएम कंसीडर करो, उसको इंटीग्रेट कर लो पूरे डिस्टेंस के ऊपर, तो छोटा सा आई मिल जाएगा। छोटे से आई को पूरे बॉडी पे इंटीग्रेट कर लो तो टोटल आई मिल जाएगा, विच इज द टू मेथड्स फाइंडिंग दिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यानी कि बीच में से एक्सिस पास हो रही है, तो इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर। बिकॉज हमने यहाँ पे एक सेगमेंट कंसीडर किया विच इज ऑफ डी एम वेट एंड डी एक्स लेंथ, और जो पूरे रॉड का लेंथ है विच इज गिवन बाई एल, और अगर वो सेंटर ऑफ मास में से जा रही है तो एल बाई टू हो जाएगा इफ द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का केस है। ओके, तो फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव टू formulas, we have two ideas which we can use here. That first of all, इस परपेंडिकुलर हमारी जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर सारे डिस्टेंस के ऊपर फाइंड करो। तो भाई 0 से l/2 डिस्टेंस के ऊपर फाइंड करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक साइड का और दूसरी साइड का दोनों का मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई अगर इसको ओरिजिन मान लो तो दिस डिस्टेंस विल बी -l/2, दिस विल बी +l/2। तो -l/2 से +l/2 तक उसका इंटीग्रेशन कर लो तो टोटल मिल जाएगा। तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? ये वाला फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इसी को ज्यादा फोकस किया गया है, तो इसी के पास जाएंगे। पर स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक होता है लीनियर मास डेंसिटी। नॉर्मल वॉल्यूम डेंसिटी तो हमको पता है कि भाई मास ओवर द वॉल्यूम विच इज योर डेंसिटी, बट मास ओवर वन डायमेंशनल लेंथ विच इज योर लीनियर मास डेंसिटी। मतलब कि इस पर्टिकुलर लेंथ की जो मास डेंसिटी होगी वो इतनी होगी। अब ये क्यों करने की जरूरत पड़ी? तो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बताता है कि भाई जो तुम्हारा वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन या डेरिवेशन होता है। अगर मैं बोलूं डीएम का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो डीएम के रिस्पेक्ट टू, पर एक्स स्क्वायर के अंदर तो डीएम है ही नहीं, तो वो एक्स स्क्वायर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, मतलब ये डेरिवेशन इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। तो इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर वेरिएबल जो एम का हो। तो अगर इसको ऐसे समझ सकते हैं, lambda is equal to lambda of the small segment dm is equal to dm upon dx। तो dm का फॉर्मूला बन जाएगा lambda dx, lambda dx, lambda तो हमको पता है m by l होता है, तो दिस इज योर फॉर्मूला। अब dm की जगह ये लिख दो तो lambda dx, मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब अब इंटीग्रेशन हो पाएगा। ओके, अब इंटीग्रेशन हो पाएगा तो कहाँ से कहाँ तक? l/2 से l/2 तक करना है, लेमड़ा एक्स स्क्वायर dx ऐसा कुछ होगा, वेर लेमड़ा इज द कांस्टेंट बिकॉज कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वेर आपका जो लीनियर डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होके x³/3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन तो सबको पता होना चाहिए, नहीं तो बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो में आपको जाके देखना पड़ेगा। दिस इज योर
L/2 से L/2 तक, -L/2 से L/2 तक उसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, बीच में नेगेटिव साइन। इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू m/l लिख दो। m/l लिखने के बाद लिमिट के अंदर वैल्यू पुट करो, एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, तो L³ अपॉन 24 माइनस, बीच में माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट कर दो, -L³ अपॉन 24, तो आंसर आ जाएगा m/l, इसको प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देन 2l² अपॉन 24, तो नीचे कट के 12, l ने l को मार दिया तो स्क्वायर, आंसर आ जाएगा ml²/12। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड along the axis passing through its center of mass is given by ml²/12। तो दिस इज द एंगुलर, आपका जो है यूनिफॉर्म रॉड के अलोंग, आपका जो एक्सिस के अलोंग जो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब इसके बाद का जो थियरी आता है वो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए, सॉरी 2 डायमेंशनल नहीं, अभी एक और चीज बाकी है, सर्कुलर डिस्क नहीं, रिंग बाकी है। रिंग वी कैन कंसीडर, बिकॉज इसी रॉड को अगर तुम गोल में कन्वर्ट कर दो तो इट विल बिकम ए रिंग, तो रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। फिर इसी रॉड का अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू अ वन डिफरेंट पॉइंट, वो भी एक ले सकते हैं। तो एक समय बचा है हमारे पास 10-1 मिनट का, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ कि भाई फाइंडिंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform rod along the axis passing through one end of the rod, and the mass of rod is m and the length of rod is l। तो सबसे पहले रॉड को बनाओ, रॉड को बना दिया, अब रॉड के किसी एक एंड से एक्सिस को पास करा दो, करा दी भाई, ये उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है वो l है। तो एक ही मेथड है, छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करो जिसका मास m हो, जिसका डिस्टेंस dx हो, इंटीग्रेटिंग दिस di विल गिव अस dmx² के रिस्पेक्ट टू, ये उसका फॉर्मूला हो गया किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, 0 से l तक पूरी l लेंथ पे आराम से कर पाओगे, तो 0 से l तक कर पाओगे, कोई फॉर्मूला कोई टेंशन नहीं। बट dm के रिस्पेक्ट टू कर नहीं सकते, तो इसके पहले ही मैंने सिखाया था कि अगर 1m का लैम्बडा होता है तो dx 1 मीटर का लैम्बडा होता है लीनियर मास डेंसिटी, तो dx का होगा dx लैम्बडा, ये से भी कर सकते हैं, और लैम्बडा इज इक्वल टू dm/dx से dm का फॉर्मूला लैम्बडा dx बन जाएगा। तो dm की जगह पे लग दो लैम्बडा x² dx, इंटीग्रेशन होगा 0 से l तक, लैम्बडा इज योर कांस्टेंट, x³/3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक करना है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, बीच में नेगेटिव साइन विच इज योर इंटीग्रेशन। तो लैम्बडा का फॉर्मूला था m/l, l³/3, l ने l को मार दिया, फाइनल आंसर इज ml²/3। किसके लिए, मतलब मैंने पिछली बार जो डिस्कस किया था वो यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि अगर एक्सिस चेंज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। इसके पहले का जो सम किया उसमें एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, अब एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द रॉड, तो ml²/3 हो गया। ऐसे ही आगे जाके 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, होलो सिलेंडर, स्फीयर, इन सब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसे इंटीग्रेट करके भी फाइंड कर सकते हैं। बेटर है कि हम उसको याद कर लें, बिकॉज नीट पर्सपेक्टिव से इंटीग्रेशन करने वाला बहुत ही कम पोर्शन आता है, पर अगर गलती से आ गया तो हमको आना चाहिए कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, कैसे करना है, सब कुछ समझ में आना चाहिए।
ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंटेंट है उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन का कंपैरिजन देख लिया, उसके वेरिएबल्स को, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ की फिजिकल क्वांटिटीज से कंपेयर कर लिया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पार्टिकल्स देख लिए, एक से ज्यादा पार्टिकल, एक पार्टिकल होगा तो एम आर स्क्वायर, एक से ज्यादा पार्टिकल होगा तो M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, वैसे सबको एडअप कर लेंगे और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए और क्या क्या नया आया, तो अगर भाई कंटिन्यूअस बॉडी आई तो क्या करेंगे, तो कंटिन्यूअस बॉडी वन डायमेंशनल में कौन कौन सी होती है, तो कि भाई रॉड होती है, रॉड में भी दो टाइप की चीजें, एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू अ वन एंड ऑफ द रॉड। तो ऐसी चीजें दो तीन ऑप्शंस आ गए हैं। फिर उसी रॉड को अगर हम कर्ल करके रिंग बना दे तो तीसरा ऑप्शन बन जाएगा, तो उसको इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं। तो उसके भी दो तीन सम हमने देख लिए। तो बहुत कुछ हमने इस लेक्चर में अच्छे से कवर किया। और जो रोटेशनल मोशन है उसमें से एक पार्ट, सबसे काम का पार्ट था, वो था एक्सेलरेशन। कि भाई एक्सेलरेशन जब हम समझते हैं, मैंने जब तुम्हें एक्सेलरेशन की स्लाइड दिखाई तो देयर वर द टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन द रोटेशनल मोशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, इसको कभी भूलना मत। और रोटेशनल मोशन को बढ़ाने घटाने में कौन सा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन काम आता है, विच इज टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ओनली। सेंट्रीपिटल तो मस्ट है, वो होगा ही होगा, बिकॉज रोटेशन होने से वो बन ही जाता है। ठीक है, तो फाइनल चीज इतनी, हमारा कंटेंट प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। वैसे ही जो वन डायमेंशनल का हमने इंटीग्रेशन किया वैसा ही टू डायमेंशनल का भी इंटीग्रेशन होता है और आंसर हमारा वहां भी मिलता है। तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो नीट पर्सपेक्टिव से किया है। जेई के लिए भी इसमें से मेंस तक थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। कंटेंट अच्छा है, एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार में देखना है, लेकिन समझ में जरूर आएगा। तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के वीडियो में इतना ही। आज हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यश चौहान।